हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित एंड दिस इज डे 5 ऑफ आवर सीरीज बुकेविस्फीयर। सो आपने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं एंड आज 5वां भी आ गया। धीरे धीरे 10, 20, 30 एंड इसी तरह ये सीरीज भी ख़त्म हो जाएगी। एंड जो सीरीज ख़त्म होने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा। आप वोकैब के क्वेश्चन सारी इंग्लिश के चुटकियों में उड़ा दोगे। तो हर रोज की तरह हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का भी सेशन, जिसमें हम बुक कंप्लीट कर रहे हैं 90 डे वोकैब प्लानर एंड आवर सीरीज इज वोकैब स्फीयर वेयर वर्ड्स विल फ्लो एंड लर्निंग विल ग्लो। सो दिस इज फर्स्ट स्लाइड एंड इसमें है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होंगे 20। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक्स। इररेजिस्टिबल, सबसे पहले तो इस वर्ड को देखते हैं, यानी कि जिससे एक इसमें होता है रेजिस्टेंस। आपने सुना होगा रेजिस्टेंस, यानी कि किसी चीज़ का, जैसे फिजिक्स में बोलते हैं प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस फिजिक्स में जो करंट फ्लो होता है, इस तरह से आपने डायग्राम देखे होंगे, तो जो करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। तो रेजिस्ट करना यानी कि किसी चीज़ का विरोध करना, एंड इसके आगे लगा है इर, यानी कि जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। तो ऐसी क्रेविंग, क्रेविंग भी आपने सुना होगा, फूड के लिए मन में एक अलग टाइप की तड़प सी उठना, एग्जैक्टली उस सेंस में यूज करते हैं क्रेविंग का, यानी कि मेरे अंदर बहुत क्रेविंग आ रही है, यानी कि इसके कुछ चीज़ का खाने का बहुत ज़्यादा मन में इच्छा आ रही है, ठीक है। तो ऐसी इच्छा फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि एल्कोहलिक ड्रिंक्स आप जानते होंगे, शराब वगैरह। तो उस शराब के लिए इररेजिस्टिबल क्रेविंग आना आपके मन में, यानी कि जिसको रोका ना जा सके, उसके लिए वर्ड यूज होता है, वह होता है डिप्सोमानिया, यानी कि शराब की लत। इसके याद रखने के लिए इधर से थोड़ा सा मीनिंग लगा, मतलब सेंस के लिए यूज कर सकते हैं डिप। डिप मीन्स होता है डुबोना किसी चीज को, ठीक है। तो डिप, डुबोना, थोड़ी हिंदी वाली राइटिंग खराब है, बस चलेगी, ठीक है। तो डिप्सोमानिया यानी कि शराब में आप कुछ डुबो के पी रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिए। डिप यानी कि डुबोना, डिप्सोमानिया शराब की लत, ओके, याद रहेगा। सो नंबर 2, एंड जिसको शराब मतलब जो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं टी टोटलर, TEETOTA। तो इसमें दोनों स्पेलिंग चलती हैं, डबल एल वाली भी एंड सिंगल एल वाली भी। तो टी टोटलर ये स्पेलिंग है, वैसे डबल एल वाली भी नॉर्मल चल जाती है। तो टी टोटलर मीन्स होता है, ये इसका है अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो इधर अपोजिट लिख देता हूँ, ठीक है। टी टोटलर यानी कि जो शराब से बिल्कुल दूर रहता है। एंड आपको एक और चीज़ बताऊँ, इधर मानिया, MANIA, मान्या नहीं मानिया। सो मानिया वर्ड यूज होता है पागलपन के लिए, यानी कि किसी चीज़ को शराब की, मतलब शराब के लिए एकदम पागलपन टाइप का है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डिप्सोमानिया, ठीक है, याद रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल रैबिट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। तो मुझे कुछ याद आ रहा है, लिख देता हूँ। एक और वर्ड होता है KLEPTOMANIA, इसका मीनिंग आपको सर्च करना है, ठीक है, और ध्यान से सर्च कर लेना, SSC में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेकंड देखें, अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। अ डेन मीन्स वैसे तो गुफा होता है, बट इधर छोटे एनिमल्स के लिए उनके घर टाइप का, एक टाइप से देखें तो पिंजड़े टाइप का, उसके लिए वर्ड यूज होता है HUTCH, हच। आप लोगों को याद हो तो हच की एक सिम चलती थी पहले, किस किस ने नाम याद है हच? जैसे आजकल एयरटेल VI की सिम नहीं चलती, पहले चलती थी हच की सिम, ठीक है। तो एक छोटा सा पिंजड़ा टाइप का या फिर वुडन का कोई घर टाइप का, जिसमें जो छोटे से एनिमल रहते हों, उसके लिए बोलते हैं हच, यानी कि पिंजड़ा, ठीक है। एंड मोस्ट ए हच वर्ड जहाँ तक है रैबिट एंड छोटे छोटे जो एनिमल्स रहते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है, ठीक है, याद रहेगा। हच मीन्स पिंजड़ा, यानी कि छोटा सा बॉक्स टाइप का जिसके अंदर छोटे एनिमल्स रहते हैं। डिप्सोमानिया शराब के लिए पागलपन, ओके। सो बढ़े नंबर 3 पर, डेकोरेशन कंसिस्टिंग ऑफ एन ओपन पैटर्न ऑफ इंटरेक्टिंग रिब्स,
ठीक है, तो मतलब एक टाइप से डेकोरेशन टाइप का ही वर्ड यूज किया गया है। एंड इधर इसके लिए वर्ड यूज है ट्रेसरी। तो आपको मैथ में आपने सुना होगा कि एक लाइन ट्रेस करिए, जैसे मतलब कोई फिगर बनाना, मतलब ज्योमेट्री में नहीं रहता था 9th-10th में कि फिगर वगैरह बनाना है तो पहले एक लाइन ट्रेस करिए, इसके बाद ऐसा ऐसा कुछ करिए, तो यानी कि फिगर को ऐसा 90 डिग्री पर एंगल, तो मतलब कुछ लाइन वगैरह खींचना, इसके लिए वर्ड यूज होता है। जैसे लाइन खींचना तो लाइन को ट्रेस करना, एंड ट्रेस से वर्ड बना है ट्रेसरी, यानी कि जो आपने देखी नहीं है, मतलब कुछ साड़ियों पर जो लेस लगी रहती है, तो एक टाइप से उसको ही सजाना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रेसरी, यानी कि ट्रेस करना लाइन, एंड अच्छा लाइन से मतलब सजा दिया किसी को तो वो हो गया ट्रेसरी, यानी कि सजावट। याद रहेगा, ट्रेस से ट्रेसरी। ओके। नंबर 4, टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनाउंस, फिर जाना या वापस लेना, इसके लिए वर्ड यूज होता है रिकांट। ओके, सो में तो ये है कांट, आपने कुछ पहले बोल दिया कि मैं ये करूँगा, बट फिर आप बोलने लगे आई कांट, मैं ये नहीं कर सकता, तो इधर से लिंक कर सकते हैं रिकांट, यानी कि आप कुछ बोला आपने, उससे आप विदड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि उससे पीछे हट रहे हैं। कुछ आपने दावा किया तो उससे आप पीछे हट रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा रिकांट। और याद रहेंगे इसमें CANT, आई कांट, मैं ये नहीं कर सकता, यानी कि मैं इससे पीछे हट रहा हूँ, तो इसको बाप। एंड रिनाउंस, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है छोड़ना कुछ। ठीक है, तो ये सब याद रहेंगे। रिकांट मीन्स पीछे हटना, ट्रेसरी सजावट। ओके। नेक्स्ट इज नंबर 5, RMED फॉर ऑल डिसीजेज, ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं, पेनिसिया। पेनिसिया, तो इसको याद कैसे करें? वैसे तो याद आसान है, पेनिसिया बहुत ज़्यादा यूज होता है, यानी कि रामबाण औषधि, या फिर मतलब दूसरे सेंस में भी यूज कर सकते हैं, कुछ चीज़ से आपकी सारी समस्याएं दूर हो रही हों, जैसे हमारी ये सीरीज, इससे आपकी वोकैब की समस्या दूर हो रही है, तो इसके लिए भी यूज कर सकते हैं पेनिसिया फॉर वोकैब। ओके, ठीक है। सो पेनिसिया, ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, या फिर इसमें ऐसे याद कर सकते हैं पेनिसिया, तो आगे वाला आ रहा है पेन, तो इसको इस वाले पेन से लिंक कर सकते हैं, यानी कि दर्द, तो सारा दर्द भाग जाए वो पेनिसिया। ठीक है, ओके, तो सिया जी की वजह से सारा पेन भाग गया, एंड रामबाण औषधि। ठीक है, इस तरह से लिंक कर लीजिएगा। नंबर 5, तो एंड नंबर 6, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, इस तरह का जो अहंकार होता है, मतलब खुद की ब्यूटी के प्रति, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नार्सिज्म। नार्सिसिज्म इस टाइप से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो इसको याद कैसे करें? तो सबसे पहले एक टाइप से खुद के प्रति एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना खुद की ब्यूटी के प्रति, उसके लिए वर्ड यूज होता है नार्सिसिज्म, कि मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो इसमें देखें तो NARC, इससे आपको वर्ड याद हो रहा होगा नारकोटिक्स रिलेटेड, नार्को वगैरह, एंड नारकोटिक्स लत वगैरह लग जाती है, यानी कि पागलपन टाइप का हो जाता है। तो नार्सिसिज्म मतलब खुद की ब्यूटी के प्रति पागलपन टाइप होना, उसके लिए वर्ड यूज होता है नार्सिसिज्म, मतलब मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो नार्सिसिज्म एंड पेनिसिया दोनों याद रहेंगे। बढ़े आगे, नंबर 7, समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्दी, ऐसी कोई चीज जो पॉइजनस हो एंड अनहेल्दी हो, टॉक्सिक। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं, टॉक्सिक याद होगा आराम से, कुछ कठिन नहीं है। नंबर 8, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, कुछ ऐसे टाइप का, तो बहुत सारे मोड हों जिसमें, तो उसको बोलते हैं टॉर्चुअस। तो इसको याद करेंगे काय से? टर्टवाइस से, TORTOISE, टर्टवाइस मीन्स होता है कछुआ, ऐसा टाइप का होता है कछुआ ना। मेरी ड्राइंग अच्छी है। तो ये कछुआ है, वो ऐसा ऐसा चल रहा है, टर्टवाइज टू टॉर्चुअस, यानी कि कोई कछुआ है वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पे चल रहा है, तो इस टाइप से याद रखिए, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न। ठीक है, तो मतलब टेढ़ा मेढ़ा टाइप का। एक टॉर्चरस नहीं है, TORTU, टॉर्चर से बनता है, जो TUROUS, एक टॉर्चरस है, यानी कि कोई टॉर्चर करे, तो मतलब उसकी वजह से जो पीड़ा वगैरह हो, उसके लिए जिसकी वजह से वो हो,
पीड़ा वगैरह, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टॉर्चरस है, कुछ चीज़ टॉर्चरस है उसकी वजह से पेन वगैरह हो रहा है आपको, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टॉर्चरस। बट इधर क्या है, टॉर्चुअस है, इधर आर नहीं आ रहा है इधर, ठीक है, तो ये याद रखना है। एंड बढ़े नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट नंबर 9, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस। आइडल्स मीन्स होता है मूर्ति, तो मूर्ति पूजा, आइडल मीन्स मूर्ति, एंड आइडलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा। सो दिस इज सिंपल वन, याद रहेगा। नंबर 10, वन हु डिजायर्स हिज प्रिंसिपल्स और बिलीव्स। ऐसा कोई पर्सन जो अपने मतलब कुछ रिलीजन में के प्रिंसिपल्स में विश्वास करता है, उन सब को त्याग दे, उसको बोलते हैं रेनिगेड। मतलब जो त्याग रहा है उस प्रोसेस को एक टाइप से बोले, मतलब उस त्यागने को ही बोलते हैं रेनिगेड, यानी कि स्वधर्म त्यागी, यानी कि अपने धर्म से रिलेटेड। ए वर्ड यूज हुआ है डिजायर्ट, तो डिजायर्ट भी दो टाइप से यूज होता है, DESERT। ये इसका मतलब होता है रेगिस्तान, एंड एक और मतलब होता है डिजायर्ट मीन्स छोड़ना, एंड एक और DESS आता है, इधर सिंगल एस है एंड इधर डबल एस है, इसको याद रखेंगे। इसमें होता है जैसे कुछ खाने में मीठा वगैरह नहीं होता है, कहीं खाने वगैरह जाओ तो मीठा, ओके, तो डिजाइट एंड डिसाइट, ठीक है, इधर सिंगल एस है एंड इधर डबल एस है, तो एक एस मीन्स हो गया स्वीट यानी कि मीठा खाने में, ठीक है, याद रहेंगे। तो रेनिगेड यानी कि स्वधर्म त्यागी, अपने धर्म का त्याग करने वाला, एंड आइडलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा, आइडल यानी कि मूर्ति, आइडलेट्री मूर्ति की पूजा करना, ओके। सो ये हुए 10 एंड नंबर 11, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। ऐसी कोई जगह है जहाँ पर नन्स रहती हूँ। नन क्या होता है, मतलब एक टाइप से जो फीमेल्स होती हैं, जो कॉन्वेंट एक प्लेस होता है, ये अक्सर इंडिया में तो नहीं चलता, जैसे एक टाइप से आश्रम वगैरह चलते हैं अपने इधर, तो ऐसे ही विदेश टाइप में चलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, तो वो लोगों की सेवा करती थी, और वो कहाँ काम करती थी, कॉन्वेंट्स में। तो कॉन्वेंट जो ये पहले ब्रिटिश रूल में चलते थे इंडिया में, जहाँ पे लोगों की सेवा की जाती थी, बट अभी तो बहुत कम ही है, मुश्किल है हो, तो वहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं वो वर्क करती हैं, एंड जो बीमार पर्सन होते हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो उनकी सेवा करती हैं, तो उनको नन्स बोलते हैं, एंड ऐसी जगह को बोला जाता है कॉन्वेंट। इसके लिए इधर लिखा है मठ, बट आपको इंग्लिश वाला वर्जन याद रखना है, आप प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, उस जगह को बोलते हैं कॉन्वेंट। कल कॉन्वेंट तो स्कूल चलते हैं अपने इधर, है ना, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं नंबर 12 पे, कैपेबल ऑफ मूविंग, बेंडिंग और कंट्रोलिंग इजीली। कोई ऐसी चीज है जिसको आसानी से मूव किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है एंड कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे लिम्बर यानी कि लचीला। इसको याद कैसे करें, लिम्ब, लिम्ब मीन्स आपको पता होगा, लिम्ब मीन्स होता है भुजा, जैसे अपने हाथ, तो इसकी एक पार्ट को बोलते हैं लिम्ब, तो उसको आप आसानी से मोड़ सकते हैं, इधर उधर चला सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो इस तरह से याद रखिए लिम्बर, यानी कि कोई चीज बहुत लचीली टाइप की है उसके लिए लिम्बर, या फिर लिम्बर लचीला, ये थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, तो इस टाइप से याद कर लीजिए, ठीक है। लिम्बर यानी कि लचीला है, तो लिम्बर यानी कि लचीला। कॉन्वेंट आपको समझ में आ गया है, जहाँ पे नन वर्क करती हैं, ठीक है। तो कॉन्वेंट एंड लिम्बर यू विल लर्न। एंड नंबर 13, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि एक भाषा का साइंटिफिक स्टडी करना, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। सो ये तो सिंपल है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, तो आसानी से याद हो जाएगा, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, ओके। नंबर 14, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स। ऐसा कोई पर्सन जो मूर्तियों को तोड़ दे, या फिर जो लोग मान रहे हैं, जैसे कुछ प्रिंसिपल्स में बिलीव कर रहे हैं, तो उन पर अटैक करे, एक टाइप से देख सकते हैं, तो अपन वर्बली अटैक, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक,
तो ये तो याद नहीं रखना है, आपको इंग्लिश याद करना है। जो गॉड वगैरह की मूर्ति तोड़ दे एंड जो लोग बिलीव करते हैं उन पर वर्बली रूप से अटैक करे, ऐसे पर्सन को बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट। तो इधर याद करने के लिए आपको बताऊं तो ICON, आइकन, यानी कि भगवान को अपन मान सकते हैं कि आइकन टाइप, मतलब मूर्ति है भगवान की तो एक टाइप से आइकन टाइप है, ठीक है। एंड क्लास्ट की जगह है याद कर सकते हैं ब्लास्ट, ठीक है। आइकन को ब्लास्ट कर दिया यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला, ठीक है। तो इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। तो 13 एंड 14 एंड नंबर 15, वन हु बिलीव दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ लाइफ, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो सोचता हो कि सिर्फ प्लेजर को पाना ही अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, उसको बोलेंगे हेडोनिस्ट, यानी कि सुखवादी। इसको याद कैसे रखेंगे? ही डॉन, यानी कि ही बाय डॉन है, यानी कि है डॉन, जो डॉन है, डॉन के लिए क्या चाहिए? प्लीजर। सो हेडोनिस्ट यानी कि उसको प्लीजर ही चाहिए सिर्फ, और बाकी कुछ से मतलब नहीं है, ठीक है। हेडोनिस्ट यानी कि सुखवादी रहेगा याद। नंबर 16, फीडिंग ऑन फूड मेड ऑफ बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, यानी कि ऐसे भोजन पर निर्भर रहना जो प्लांट्स एंड फ्लैश यानी कि मांस एंड पौधों दोनों से बना हुआ हो। जैसे बोलते नहीं है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस प्लांट के लिए, कार्निवोरस फ्लैश के लिए। सो प्लांट के लिए यूज वर्ड होता है हर्बीवोरस, एनिमल्स के फ्लैश के लिए वर्ड यूज होता है कार्निवोरस, एंड जो दोनों को खाए ऐसे क्रिएचर्स के लिए वर्ड यूज होता है ओमनीवोरस, यानी कि सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला, ठीक है। तो याद रहेगा ओमनीवोरस एंड हेडोनिस्ट सिंपल हैं दोनों, ओके। नेक्स्ट पे बढ़े, नंबर 17, एन एक्टर ऑफ एन ह्यूमरस, यानी कि कोई एक्टर है, ठीक है, और ह्यूमरस टाइप का है, मतलब वो लोगों को खुश कर रहा है, यानी कि एक टाइप से कपिल शर्मा टाइप है ठीक है। तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे थेस्पियन, THESPIAN, थेस्पियन। ये आपको खुद से याद रखना है, थेस्पियन यानी कि कोई नाटक कर रहा है, ह्यूमरस एक्टर है। ये मुझे कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं आ रही है तो इसको आप खुद से प्लीज याद कर लीजिएगा। एंड बढ़ते हैं 18 पे, थेस्पियन याद रहेगा नाटकीय या फिर कोई एक्टर जो ह्यूमरस है, ओके। नंबर 18, अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि कोई वुमेन है उसके एक से ज़्यादा हस्बैंड है, उसके लिए यूज करेंगे पॉलीएंड्री। आपको बताऊं तो एक वर्ड होता है पॉलीगैमी, मतलब किसी पर्सन की एक से ज़्यादा वाइफ है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है पॉलीगैमी। एंड पॉलीएंड्री तो एक वर्ड एंड्रो, एंड्रो ए वर्ड यूज होता है मेल्स के लिए। तो पॉलीएंड्री जिसके एक से ज़्यादा मेल्स हैं जिसके साथ, यानी कि जिसके वन से ज़्यादा हस्बैंड है, उसके लिए वर्ड यूज होता पॉलीएंड्री, यानी कि बहुपति प्रथा, ठीक है। सो 18 पॉलीएंड्री, पॉली मीन्स बहुत सारे, एंड्री यानी कि मेल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, पॉलीएंड्री, एंड थेस्पियन, एन एक्टर हु इज ह्यूमरस, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। नंबर 19, एक्सपर्ट्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसके लिए यूज होता है बर्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी कि पक्षी विशेषज्ञ। ऑर्निथोलॉजिस्ट एक वर्ड याद है एओ ह्यूम, एओ ह्यूम किसके फाउंडर थे, किस संस्था के, एंड उस संस्था की फाउंडेशन किस ईयर हुई थी, एंड उसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। वो भी एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी कि पक्षी विशेषज्ञ। आपको याद होगा अच्छे से, जीएस पढ़ी है आपने थोड़ी बहुत भी, ठीक है। तो ये हुआ 19 वाला ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी कि जो पक्षी विशेषज्ञ है। नंबर 20, प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी की डेथ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी दूसरे को थमाई जा रही है तो उसको बोलेंगे क्या, इनहेरिटेंस बोलते नहीं है, ये हमें विरासत में मिला है, तो उस विरासत के लिए वर्ड यूज करते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। हेरिट करना कुछ चीज, यानी कि अपने पूर्वजों से प्राप्त करना, तो उसी से बना है हेरिट से इनहेरिटेंस, यानी कि विरासत। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि पक्षी विशेषज्ञ, एंड इनहेरिटेंस विरासत, दोनों याद रखेंगे। सो इधर हुए हमारे 20।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिनिश्ड। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं इडियम्स फ्रेज पे। सो नंबर 1 इज गो थ्रू फायर एंड वाटर। आग एंड पानी से होकर जाना, यानी कि इसका मतलब होगा अंडरगो एनी रिस्क, कोई भी खतरा मोल ले लेना, किसी भी परिस्थिति से गुजर जाना। दे वर ऑलवेज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर द सेक ऑफ देयर फ्रेंडशिप, यानी फ्रेंड्स लिखा है, सॉरी फ्रेंडशिप नहीं, यानी कि वे अपने दोस्तों की खातिर किसी भी खतरे से गुजरने के लिए तैयार थे। तो दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए, है ना। गो थ्रू फायर एंड वाटर यानी कि किसी भी मुश्किल से पार हो जाना या किसी भी परिस्थिति से गुजर जाना, कोई भी खतरा मोल ले लेना, इसके लिए यूज करते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर, याद रहेगा। नंबर 2 टॉकिंग थ्रू हैट। टॉकिंग थ्रू हैट, हैट मीन्स होता है टोपी एंड टॉकिंग मीन्स बात करना। इसका मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस, टोपी वाले लोग, या फिर एक टाइप से देखें तो टॉकिंग थ्रू हैट, किसी ने आपको टोपी पहना दी, यानी कि बकवास टाइप की बातें करके उलझा लिया, या बकवास करना, उलझलुल बातें करना, बोलते हैं नहीं टोपी पहनाना किसी को, तो उस टाइप से रिलेट कर सकते हैं टॉकिंग थ्रू हैट। या फिर ऐसा होता था कि पहले ब्रिटिश में जो अधिकारी लोग होते थे, बड़े ऑफिसर्स, वो हैट लगाते थे। तो आजकल भी जो राजनेता लोग होते हैं वो हैट तो नहीं लगाते बट टोपी लगाते हैं, और बातें उनकी कैसी होती हैं, उलझलुल टाइप की, यानी कि बकवास टाइप की, ठीक है। तो इस टाइप से लिंक करके याद कर सकते हैं टॉकिंग थ्रू हैट यानी कि बकवास करना, ठीक है। सो याद रहेंगे टॉकिंग थ्रू हैट यानी कि बकवास करना, एंड गो थ्रू फायर एंड वाटर किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर जाना, ओके। नेक्स्ट नंबर 3 पुट अप विथ। तो ये तो सेम है, जैसे अपन ने कल नहीं पढ़ा था बियर अप, कुछ चीज़ सहन करना, तो सेम मीनिंग है पुट अप विथ, किसी को टॉलरेट करना, सहन करना, बर्दाश्त करना। सी पुट अप विथ हिज वायलेंट टेम्पर, यानी कि उसने उसके जो वायलेंट टेम्पर था, उसका मतलब एक टाइप से टेम्पर मीन्स होता है स्वभाव, एंड वायलेंट मीन्स होता है हिंसक, यानी कि एक टाइप से उसका स्वभाव था बहुत चिड़चिड़ा टाइप का था, हिंसक टाइप का, यानी कि मारपीट वगैरह करना, उसके लिए वायलेंट यूज होता है, तो उस टाइप का स्वभाव था। एंड सी पुट अप विथ, उसने उसको बर्दाश्त किया, पुट अप किया, पुट अप विथ करना यानी कि बर्दाश्त करना, ठीक है। तो पुट अप विथ याद रखेंगे टॉलरेट। सेम अपन ने पढ़ा था बियर अप, उसको भी याद रखेंगे। एंड एक और पढ़ा था बियर विथ, उसका मतलब किसी पर्सन को, मतलब पर्सन या बिहेवियर को सहन करना। तो इन सबके लगभग सेम मीनिंग होते हैं, ठीक है। देन नंबर 4 बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये भी अपन शायद पढ़ चुके हैं पहले, नंबर 1 लेक्चर में पढ़ा था मुझे जहाँ तक याद है। इसका मतलब होता है इरेगुलरली, इरेगुलरली करना। इफ़ यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट यू विल नेवर अचीव मच। तुम यदि अनियमित रूप से इरेगुलरली करोगे कुछ भी, तो तुम्हें कभी भी सफलता, मतलब तुम्हें कभी भी ज़्यादा हासिल नहीं होगा, तुम्हें कभी भी अच्छी सफलता हासिल नहीं होगी। सो बाय फिट्स एंड स्टार्ट, आप ऐसे जो लेक्चर देख रहे हैं तो आप इसमें भी यदि फिट्स एंड स्टार्ट इस टाइप से करेंगे लेक्चर्स को, यानी कि इरेगुलरली करेंगे, तो आपको बुकैप कभी भी अच्छी सी याद नहीं होने वाली, ठीक है। मैंने अपना भी लिंक कर दिया। तो इट 3 पुट अप विथ यानी कि टॉलरेट करना, एंड 4 बाय फिट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली, ठीक है, याद रखेंगे दोनों। एंड नंबर 5 रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, एक ये लाइन लिखी है एंड एक दूसरी ये लाइन, तो इसके बीच में क्या लिखा है, कुछ भी दिखाई तो नहीं दे रहा। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई कुछ लिखता है तो जो लिखा होता है उसमें भी एक टाइप से हिडन मीनिंग छोड़ देता है। जैसे अक्सर देखें तो पोएम्स रहती हैं, तो पोएम्स में अक्सर जो लिखा होता है सेम उसके लिए नहीं रहता, उसके पीछे कुछ एक हिडन मीनिंग रहता है, कि मतलब लिखता कुछ है और उसके माध्यम से जो पोएट है वह आपको समझाना कुछ और चाहता है। तो उस चीज़ को समझना जो उसमें हिडन मीनिंग है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यानी कि छुपी हुई बात को समझना, ठीक है। रीडिंग बिटवीन लाइन्स, आई वुड से ही इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, यानी कि जब मैंने रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, मैंने उसको समझा अच्छे से, छुपी हुई बात को जब मैंने समझा तब मुझे समझ में आया कि वह वास्तविकता में जो सिचुएशन से वह हैप्पी नहीं है, ठीक है। तो छुपी हुई मतलब कुछ ऐसा
छोड़ा होगा उसने कि उस बात से समझ आ गया कि भाई एक्चुअली में सिचुएशन से हैप्पी नहीं है। ठीक है, तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स होता है छुपी हुई बात को समझना। एंड नंबर 6, गेट द सैक। सैक SACK, इसके लिए एक टाइप ये यूज होता है थैले के लिए। सैक मीन्स थैला। अच्छी लैंग्वेज यूज करें तो झोला। झूला उठाया और हिमालय की तरफ चले जाओ। ठीक है, तो सैक मीन्स होता है थैला या झूला। तो गेट द सैक यानी कि डिसमिस्ड फ्रॉम आ जॉब। पहले ऐसा होता था ना कि मतलब लोग लगे रहते थे कुछ सामान ढोते हैं जैसे, तो बोरा उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, इधर से उधर। तो गेट द सैक यानी कि आप एक झोले में सामान ले जाते थे एंड वो झोला आपको वापस मिल गया, यानी कि गेट द सैक आपको मिल गया है। तो इसका मतलब आपको जॉब से निकाला जा रहा है, अपना झोला उठाइए और चलिए हिमालय की तरफ, आपको जॉब से बर्खास्त किया जा रहा है। ठीक है, तो गेट द सैक यानी कि डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, याद रहेगा। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, हिडिंग मीनिंग को समझना। ओके, नंबर 7, प्रोस एंड कॉन्स। तो ये तो आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब की आप देखते हैं वीडियोज में प्रोस एंड कॉन्स, क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या उसकी बुराइयाँ हैं, क्या उससे फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान, तो उसको बोलते हैं प्रोस एंड कॉन्स। फ़ायदे और नुकसान, पक्ष विपक्ष जो लिखा है, सिंपल है, ये आजकल नॉर्मली यूज होता है, तो याद रखेंगे इसको, प्रोस एंड कॉन्स, अच्छाई और बुराई। ठीक है, नंबर 8, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप मीन्स होता है उछलना। यदि आप उछल के चलोगे तो बहुत सारी दूरी जल्दी जल्दी तय करोगे एंड आप किसी जगह वेरी क्विकली, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली, बहुत तेजी से। जैसे एक लोमड़ी चल रही है उछल के, या बंदर चल रहा है, लिप्स मिस होता है छलांग लगाना। ठीक है, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत क्विकली। ओके, बाय दोनों याद रखेंगे, प्रोस एंड कॉन्स, अच्छाई और बुराई। बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी कि वेरी क्विकली। ओके, सो 8 तक हुए कंप्लीट। एंड नंबर 9, इन दी गुड बुक्स। इन गुड बुक्स इसका मतलब होता है किसी के साथ अच्छे रिलेशंस में होना। जैसे आपकी जब जॉब लग जाएगी ना, तब सभी लोग कोशिश करेंगे कि आपके साथ गुड बुक्स में हों, यानी कि आपके साथ अच्छे रिलेशंस रहें, जिससे आपकी कृपा उन पर बनी रहे। तो एक टाइप से उस सेंस में यूज करते हैं कृपा पात्र होना, हिंदी में मीनिंग है, या फिर इन फेवर विथ बॉस, यानी कि कोई आपका बॉस है तो आप उसकी एक टाइप से चापलूसी कर रहे हैं उसके साथ अच्छे रिलेशंस रखने के लिए, तो उस सेंस में यूज करते हैं इन दी गुड बुक्स। ठीक है, योगी इज ट्राइंग टू बी इन गुड बुक्स ऑफ हिज मैनेजर बाय वर्किंग ओवर टाइम। तो योगी है जो एक वर्कर है, वह अपने मैनेजर के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए ओवर टाइम करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से यूज होता है इन दी गुड बुक्स। नंबर 10 एंड फाइनल इडियम फ्रेज आज का, इन दी लॉन्ग रन। इन दी लॉन्ग रन यानी कि इसका मतलब होता है अल्टीमेटली, यानी कि अंततः कुछ चीज हो रही है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इन दी लॉन्ग रन। तो इन दी लॉन्ग रन आपकी सीरीज चल रही है जो हमारी, वो आपको फायदेमंद होने वाली है, इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अल्टीमेटली आपको लास्ट में इससे फायदा ही होगा। तो इन दी लॉन्ग रन दिस सीरीज विल बी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, तो ये हो गया याद, इन दी लॉन्ग रन एंड इन गुड बुक्स। सो ये हमारे कंप्लीट हुए 10 इडियम्स एंड फ्रेज। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है वर्ड सीरीज। सो नंबर 1 इज सेरेमोनियल। सेरेमोनियल वर्ड बना है सेरेमनी से, सेरेमोनी। सेरेमनी आप लोग जानते हो, जैसे शादी वगैरह होती है, कोई फंक्शन होता है, उसको सेरेमनी बोलते हैं। तो सेरेमोनियल इसका मतलब होता है शिष्टाचार तरीके से, एक अच्छे ढंग से, यानी कि फॉर्मल वे में हो, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सेरेमोनियल। कन्फरिंग और इन्वॉल्विंग ऑन नॉमिनल अथॉरिटी और पावर, तो ये तो मीनिंग इतना अच्छे से याद नहीं रखना है। सेरेमोनियल इस टाइप से यूज कर सकते हैं, कुछ चीज़ फॉर्मल तरीके से, एक ढंग से हो रही हो, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हो रही हो, तो उसके लिए वो वर्ड यूज करेंगे सेरेमोनियल। ठीक है, ही अटेंडेड द इवेंट इन अ प्योरली सेरेमोनियल वे। तो उसने एक बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, जिस टाइप से वो मीटिंग वगैरह होती हैं, तो उस टाइप से जो एक इवेंट हुआ तो उसने सेरेमोनियल रोल में उसको अटेंड किया। तो एक और मैंने आपको बताया था अटेंड टू, इसका मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है।
तो सेरिमोनियल यानी कि इसके सिनोनिम देखें तो फॉर्मल, तो मैंने बताया जो चीज़ें फॉर्मल वे में हो रही हूँ, जहाँ पे कुछ कानून नियम कायदे हो, उस टाइप से चीज़ें चल रही हूँ, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फॉर्मल। एंड सोलेम्न, तो ये वर्ड यूज होता है शालीनता के लिए, सोलेम्न यानी कि शालीनता, तो कुछ चीज़ें बहुत शालीनता से हो रही हूँ, यानी कि एक अच्छे ढंग से, उस सेंस में सोलेम्न यूज करेंगे। एंड कन्वेंशनल, पारंपरिक तरीके से, जो परंपरा होती है जैसे शादी विवाह में, तो उनको बोलते हैं सेरेमनी। एंड सेम इज उसी से रिलेटेड सेरिमोनियल। ओके, याद रहेगा। एंड एंटोनिम, इसके फॉर्मल का अपोजिट हो जाएगा इनफॉर्मल। एंड अनइम्प्रेसिव, अगर देखिए कोई इवेंट में कुछ अच्छे ढंग से ना हो, कुछ नियम से ना हो, तो सब कुछ उथल पुथल टाइप का होगा एंड उससे कोई इम्प्रेस नहीं होगा, तो इस टाइप से अनइम्प्रेसिव भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट वर्ड सेरिमोनियल। याद हो गया होगा अभी तक, तो इतना ज़्यादा डिस्कशन कर लिया हमने। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 इज रेस्टिव, तो इसका हिंदी में डायरेक्ट मीनिंग देखें तो लिखा है बेचैन, अनेबल टू स्टे स्टिल ड्यू टू बोर्डम और डिससेटिस्फैक्शन। इधर इसमें वर्ड यूज हुआ है रेस्ट एंड इव, तो देखें तो एक टाइप से रेस्ट प्लस एक्टिव, यानी कि रेस्ट करते करते कोई थक गया है एंड उसकी वजह से वो मतलब बोर फील करने लगा है, एक टाइप से चिड़चिड़ा हो गया है वो। एंड आप लोग अब समझ गए होंगे कि चिड़चिड़ा हो गया है, तो इस टाइप से मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिवली टाइप से बिहेवियर कर रहा है, मतलब अजीब हरकतें टाइप की करने लगा है, चिड़चिड़ी टाइप की, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। रेस्टिव, रेस्ट करते करते बहुत बोर हो गया है, तो इधर लिखा है बोर्डम एंड इसके लिए वर्ड लिखा है बेचैन, याद रहेगा रेस्टिव। ओके, एग्जाम्पल देखें। सो द किड्स ग्रू रेस्टिव ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर, अब मैं क्लास लेता हूँ इतनी लंबी 1 घंटे की, तो आप लोग भी बोर होने लगते होंगे, है ना, बट होते नहीं होंगे इतनी अच्छी तो उस तरह से मैं पढ़ाता ही हूँ, समझाता भी हूँ अच्छे से, तो आप लोग बोर तो नहीं होते होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है एंड खुद पे विश्वास भी है। द किड्स ग्रू रेस्टिव ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर, एक लंबा लेक्चर था, उसमें पढ़ते पढ़ते एक किड था वो रेस्टिव हो गया, यानी कि बेचैन होने लगा। एंड हाँ, मतलब वही टाइप का है, मतलब वो चिड़चिड़ा टाइप का उसे फील होने लगा तो लंबे लेक्चर की वजह से। तो रेस्टिव यानी कि बेचैन होना, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेस्टलेस, रेस्टलेस यानी कि बेचैन। एंड जो मुझे आ नहीं रहा था इधर एक्टिव के लिए, वो है एजिटेटेड, यानी कि तो इसे गुस्सा आने लगना, मतलब बैठे बैठे अपने आप में, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एजिटेट होना। ठीक है, एंड अनरूली, आपको गुस्सा आएगा तो आप भद्रता से तो पेश आएंगे नहीं, अभद्र टाइप का व्यवहार करेंगे, तो उसके लिए यूज होता है वर्ड अनरूली। और एक टाइप से जो रूल्स ब्रेक कर रहा हो उसके लिए अनरूली, ये तो रूल से ही बना है, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। एंड एंटोनिम, काम कोई शांत है। एंड ओबीडेंट, जो रूल्स को फॉलो करता है उसको ओबीडेंट बोलते हैं। ठीक है, सो ये था सेकेंड रेस्टिव, ये भी आपको अच्छे से दिमाग में छप गया होगा। नंबर 3 इज प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट का मतलब होता है संतुष्ट करना, किसी को अपीज करना, अपीज या मॉडिफाई करना, ये तो इधर ही लिखे हैं अपीज या मॉडिफाई। टू मेक समवन प्लीज्ड और लेस एंग्री, कोई आपसे बहुत ज़्यादा नाराज है तो उसको मनाना एक टाइप से, उसके लिए यूज करते हैं प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट, प्रोपिस, इसमें वर्ड आता है पीस, सुनाई दे रहा है ना, प्रोपिशिएट, पीसिएट, पीस आ रहा है ना, तो इस टाइप से मतलब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा टाइप है तो उसको पीस करना, यानी कि उसको शांत करना। एक वर्ड पढ़ा था अपन ने फर्स्ट लेक्चर में, आपने देखा हो, अगर तो नहीं देखा तो जाइए देख कर आइए आपके पिछले 4 लेक्चर, तो अभी नहीं बाद में देख ली ना। तो आपने एक पढ़ा था पैसिफिक, सॉरी पैसिफिक नहीं, पैसिफिस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। एंड इसका यूज देखें, द विलेजर्स ट्राई टू प्रोपिशिएट द गॉड्स विथ ऑफरिंग, तो पिछले ज़माने में होता नहीं था कि बारिश नहीं हो रही है, कि बारिश हो रही है तो बारिश को रोकने के लिए देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं, तो कुछ उनको ऑफर कर रहे हैं, तो उस टाइप से यूज हुआ है कि मतलब अपने देवताओं का गुस्सा शांत करने के लिए
प्रोपिशिएट करने के लिए जो विलेजर्स थे उन्होंने गॉड को ऑफरिंग की, यानी कि उस पर कुछ चढ़ावा चढ़ाया, फल वगैरह जो भी होता हो। ठीक है, तो इस टाइप से प्रोपिशिएट वर्ड यूज होता है किसी का गुस्सा शांत करना या कुछ चीज़ एजिटेट हो रही हो उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, सिनोनिम्स अपीज, मॉडिफाई एंड प्लेसेट मीन्स भी होता है शांत करना, ये भी याद रहेगा। एंड एंटोनिम देखें तो प्रोवोक, उकसाना, एंड सेम सेंस में यूज होता है इंसाइट। इंसाइट एक टाइप से होता है कि आग लगाना किसी को, तब भड़काना एक टाइप से। ठीक है, इंसाइटेड जैसे कि कोई एंगर वगैरह हो उसको इंसाइट करना, किसी पर्सन को भड़काना किसी के प्रति, उसके लिए यूज करते हैं इंसाइट। एंड एजिटेट होता है खुद में मतलब आप समझदार हो, एजिटेट हो रहे हैं यानी कि खुद में ही चिड़चिड़े टाइप के, खुद से ही अंदर से गुस्सा आ रही है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एजिटेट। सो प्रोपिशिएट ये भी याद हो गया होगा उम्मीद है। प्रोपिशिएट यानी कि किसी को शांत करना, शांत करने की कोशिश करना। ओके, नंबर 4 इज नोमैडिक, ये बनना है नोमाड से, NOMAD, नोमाड। नोमाड मीन्स होता है क्या, बंजारा, बंजारा, अरे यार बंजारा, यानी कि ऐसे पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। इधर लिखा हिंदी में घुमंतु। कांस्टेंट मूवमेंट नॉट सेटल्ड, ऐसे पर्सन जो सेटल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनके लिए यूज बात करते हैं नोमाडिक। द ट्राइब लेड अ नोमाडिक लाइफ स्टाइल इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, जो जनजाति है वह एक नोमाडिक लाइफ स्टाइल को फॉलो करती है, जल और पानी और भोजन की तलाश में। इस टाइप से याद रखेंगे नोमाडिक, ये नोमाड से बना है जिसमें होता है बंजारा, बंजारा। सिनोनिम देखें तो बांडरिंग, ये भी अपन ने पहले पढ़ा है, बांडर मीन्स घूमना एक जगह से दूसरी जगह, तो बांडरिंग। एंड माइग्रेंट, माइग्रेंट आपने सुना होगा माइग्रेटरी बर्ड, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, जैसे साइबेरियन क्रेंस जो इंडिया आते हैं साइबेरिया से, तो सेम माइग्रेंट बर्ड होता है इंसानों के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। ठीक है, एंड इटिनरेंट, ये भी होता है मतलब एक, ये बंजारे की सेंस में तो नहीं होता, मतलब ये होता है एक अरेंड वे में यात्रा करने के लिए इटिनरेंट का यूज होता है, जैसे इटिनरी, ITINERARY, इसका मतलब होता है यात्रा। ठीक है, तो यात्रा करने वाले को बोलेंगे इटिनरेंट। एंटोनिम देखें जो सेटल्ड हो गया है, एंड जो नेटिव किसी एक जगह रह रहा है। ठीक है, तो ये था नोमाडिक, तो ये भी याद हो गया होगा उम्मीद है ऐसी। एंड नंबर 5 इज कैपिचुलेट, टू सरेंडर और गिव अप रेजिस्टेंस, यानी कि किसी के सामने हथियार डाल देना, खुद का समर्पण कर देना, उसके लिए यूज करते हैं कैपिचुलेट। द एनिमी फाइनली कैपिचुलेटेड आफ्टर डेज ऑफ फाइटिंग, शत्रु ने कई दिनों तक लड़ते लड़ते कैपिचुलेट कर दिया, यानी कि हथियार डाल दिए, खुद को सरेंडर कर दिया। तो कैपिचुलेट याद रहेगा, कैसे याद करें, कैपिचुलेट में वर्ड आ रहा है कैपिटल, जब कैपिटल में कोई सेना वगैरह जाएगी तो कैपिटल में तो बहुत ज़्यादा तैनाती होती है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा होती है राजा की, तो वहाँ पे वो कैपिचुलेट कर जाएगी, यानी कि हार जाएगी उसके सामने। ठीक है, तो इसके सिनोनिम देखें, यील्ड, ये मैंने पहले करवाया था, आपको याद होगा। यील्ड का एक और सेंस होता है अच्छी उपज होना, एंड एक और मतलब होता है किसी के सामने आप यील्ड करते हैं, यानी कि किसी के सामने आप झुक जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। कंसीड, कंसीड करना सेम सेंस में कि आप किसी को ने आपको कुछ ऑफर दिया, या कुछ मतलब ऑफर ऐसा दिया कि उसमें आपके लिए थोड़ा बहुत घाटा भी है, तो आपने उसको भी स्वीकार कर लिया, तो उस सेंस में यूज होता है कंसीड। एक और वर्ड होता है CEDE, ये भी सेम सेंस में यूज करते हैं। एंड सकम्ब, सकम का इसका प्रोनाउंसिएशन सकम होता है, बी साइलेंट होता है। सकम कर जाना किसी सिचुएशन में, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप उसमें बेहोश टाइप के हो गए, तो आप हीट के आगे सकम कर गए, यानी कि उसको आप झेल नहीं पाए, तो उसके सामने आप हार गए, तो उसके सेंस में यूज होता है सकम। या और कोई अदर सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी यूज हो सकता है। एंड एंटोनिम देखें, कन्क्यूर, जीतना, रजिस्ट, किसी चीज़ का प्रतिरोध करना, ये रजिस्टेंस मैंने सबसे पहले बताया आज ही के दिन। एंड डिफेंड करना, जैसे किसी की, जैसे IPL में देखते ना कि इसको डिफेंड करती हैं कोई टीमें, तो उसको बचा लेती हैं, तो ये सकम कर रहे थे, यानी कि घुटने टेक ले रहे थे, यानी कि एंड ये है डिफेंड, यानी कि खुद को सुरक्षित रख लेना, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा। एंड कैपिचुलेट के हमने सिनोनिम एंटोनिम कंप्लीट किए, सो ये हुए हमारे 5th कंप्लीट। एंड नंबर 6
डेरोगेटरी। कल अपन ने एक वर्ड पढ़ा था रिबरेंस, इरेबरेंस पढ़ा था। रिबरेंस मीन्स क्या होता है ये आप कमेंट करके बताइए। एंड दिस इज डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का वर्ड का मतलब होता है अपमानजनक, यानी कि शोइंग डिसरिस्पेक्ट और क्रिटिसिज्म, किसी की बुराई करना या अपमान करना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेरोगेटरी। ये मतलब एक जैसे सुना होगा आपने डेरोगेटरी रिमार्क, किसी ने डेरोगेटरी रिमार्क दिया किसी के बारे में कि उसके बारे में अपशब्द एक टाइप से उसका अपमान कर दिया, तो वो होता है डेरोगेटरी। ही मेड डेरोगेटरी कमेंट्स अबाउट हिज कलीग, उसने अपने साथ काम करने वाले पर्सन, कलीग। इसकी एक तो स्पेलिंग याद रखेंगे, स्पेलिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। स्पेलिंग कलीग की रखेंगे याद। एंड डेरोगेटरी कमेंट किया उसने तो अपने कलीग के लिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप इसका मीनिंग कि उसने डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट किया अपने कलीग के ऊपर। सिनोनिम देखें तो डिस्पैरेजिंग, तो एक वर्ड होता है PAR, इसका मतलब होता है कंपेयर करना। डिस्पैरेजिंग यानी कि इतना बेकार है कि उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, एक टाइप से डेरोगेटरी टाइप का, ठीक है। एंड इंसल्ट से बना है इंसल्टिंग। एंड सार्कास्टिक, आपका मतलब पता ही होगा सार्कास्टिक का, आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे सार्काज्म वगैरह, तो उससे आपको याद होगा। आपको बता दूं यदि पता नहीं है सार्कास्टिक का, तो मतलब कुछ सीधे सेंस में एक टाइप से किसी को मजाक बनाया जा रहा है, मतलब नॉर्मल तरीके से, लेकिन उसका मजाक गहरा बनाया जा रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सार्कास्टिक, ठीक है, याद रहेगा। एंड एंटोनिम देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री, ये मैंने बताया था आपको, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कोई तो थोड़ी बहुत तारीफ कर रहा है। एंड रिस्पेक्टफुल, तो रिस्पेक्टफुल तो आपको पता है सम्मानजनक। सो इट डेरोगेटरी के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। नंबर 7 इज स्ट्रेंगल्ड। तो स्ट्रेंगल्ड का मतलब होता है नो लॉन्गर क्लोज और अफेक्शनेट, यानी कि कोई सेपरेट हो चुका है, तो स्ट्रेंगल्ड। तो मतलब आपको जैसे एक एग्जिट वर्ड होता है, एक इल्यूड होता है, तो इस टाइप के वर्ड ई से स्टार्ट होने वाले का मतलब किसी चीज़ से बाहर जाना, दूर जाना, तो ई लगा है इसमें भी, तो इस टाइप से ई स्ट्रेंगल्ड, यानी कि किसी चीज़ से जुदा हो रहे हैं जैसे, तो इस टाइप से थोड़ा याद कर सकते हैं कि ये भी ई से शुरू हो रहा है। ई स्ट्रेंगल यानी कि अलग हो रहे हैं, जुदा। शी बिकेम स्ट्रेंगल्ड फ्रॉम हर फैमिली आफ्टर द डिस्प्यूट, तो लड़ाई के बाद वह अपनी फैमिली से जुदा हो गई, अलग हो गई। सिनोनिम देखें एलियनेटेड, एलियन होते हैं दूसरी जगह के, तो एलियनेटेड होना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अलग हो जाना, एलियनेटेड। डिस्टेंट यानी कि जो दूर का है वो डिस्टेंट है। एंटोनिम देखें तो हारमोनियस, हारमोनी होती है मतलब एक टाइप से भाईचारा टाइप का। एंड हारमोनियस बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हारमोनियस, जो बहुत अच्छा है। एंड कनेक्टेड है, तो ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, कनेक्टेड यानी कि जुड़ा हुआ। एंड स्ट्रेंगल में अलग या जुदा, तो इसके सिनोनिम एंड एंटोनिम हुए कंप्लीट। आपको समझ आ गए होंगे। एंड नंबर 8 इज इर्रेनियसली, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा, इर्रेनियसली, ठीक है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का क्या करना, आप इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे, एक तो इम्पोर्टेंट है। इन अ मिस्टेकन वे, ये तो इधर से समझ में आ रहा है कि इर्रेनियसली बना है, एंड गलती हो रही है इसमें भी, मुझसे भी, तो इर्रेनियसली यानी कि मिस्टेकन वे में। ही बात इर्रेनियस, अरे यार इस स्पेलिंग मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रही है। इर्रेनियसली एक्यूज ऑफ द क्राइम, उसको गलती से क्राइम का एक्यूज बनाया गया, इसका दोषी बनाया गया। एक्यूज ऑफ, इफेक्टिव पोजीशन ऑफ याद रखना, एक्यूज के साथ आता है, ठीक है। सिनोनिम देखें तो इनकरेक्टली यानी कि गलत रूप से, रॉन्गली एंड इम्प्रॉपरली, तीनों सिंपल हैं। एंटोनिम देखें करेक्टली, राइटली, ये भी सिंपल है, ठीक है। इर्रेनियसली, ये जो भी है उसको याद रखेंगे गलती से याद रखेंगे, ठीक है। एंड नंबर 9 इज प्रीमोनिशन। तो देखो इसमें एक बार यूज हुआ है प्री का मतलब होता है पहले से, जैसे आपका प्री एग्जाम होता है एंड उसके बाद मेंस होता है, लेकिन इधर मेंस नहीं है, मोनिशन है। तो मोनिशन आपने देखा होगा, मॉनिटर पे आप किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे कि लैपटॉप वगैरह में मॉनिटर नहीं रहता, स्क्रीन रहती है, उसको मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। तो प्री मोनिशन, प्री मीन्स पहले से, मोनिशन एक टाइप से आप देख लें कुछ चीज़ कि क्या होने वाला है। आ स्ट्रॉन्ग फीलिंग समथिंग बैड विल हैपन, कुछ बुरा घटित होने वाला है, इसकी पहले से आपको एक टाइप से अंदर से फीलिंग आ जाना, उसको बोलते हैं, मतलब
इसको चेतावनी हटाइए। तो उस फीलिंग को बोलते हैं प्रीमोनिशन। आपके अंदर एक भावना आ रही है कि कुछ तो होने वाला है। ही हैड अ प्रीमोनिशन ऑफ डेंजर जस्ट बिफोर द एक्सीडेंट। उसका एक्सीडेंट हुआ उसके पहले उसके मन में ऐसी भावना आई कि ऐसा कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ। तो प्रीमोनिशन यानी कि पहले से कोई अपने फ्यूचर के बारे में अपने मन में कुछ आना, ठीक है। तो सिनोनिम देखें, फोर वार्निंग, फोर मीन्स पहले से के लिए यूज होता है, फोर मीन्स जो कुछ चीज़ पहले है, एंड वार्निंग जो चेतावनी। तो फोर वार्निंग यानी कि कुछ होने वाला है उसके लिए चेतावनी अपने मन में विचार आना। ओमेन, एक टाइप से ओमेन भी इसी सेंस में यूज करते हैं, जैसे ये मतलब नॉर्मल इंग्लिश में तो नहीं, लेकिन लिटरेरी मतलब जो बाय लिटरेरी नहीं, हाँ ठीक है हटाओ, लिटरेरी जो साहित्यिक इंग्लिश होती है, साहित्यिक को क्या बोलते हैं, लिटरेसी वर्क, ओके, उसमें ओमेन बहुत ज़्यादा वाइड यूज होता है। एंड फोरबोर्डिंग, फोर मीन्स पहले से, बोर्ड BOD मीन्स होता है सोचना। तो आपके मन में पहले से विचार आ रहे हैं कुछ गलत होने को लेकर, तो उसके लिए वाइड यूज करते हैं फोरबोर्डिंग, ठीक है। तो लगभग सेम ही सेंस में यूज होते हैं चारों के चारों। एंटोनिम देखें तो सरप्राइज, अनअवेयरनेस, यानी कि देखिए प्रीमोनिशन आपको पहले से अंदाजा था, बट सरप्राइज हो रहा है तो आपको उसके बारे में पहले से अंदाजा नहीं है, तो एक टाइप से सरप्राइज इसलिए यूज कर लिया। एंड अनअवेयरनेस, आपको उसके बारे में कुछ पहले से जानकारी नहीं है, आप उससे अवेयर नहीं है, तो अनअवेयरनेस इस सेंस में यूज होगा एंटोनिम में, ठीक है। एंड चले नंबर 10 पे, इल्यूड। तो अभी स्ट्रेंगल्ड वर्ड आया था, है ना, उसमें क्या था मीनिंग, जुदा या जो हटके है, अलग है। तो ई इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी होता है इल्यूड मीन्स बचना। टू एस्केप स्किलफुली फ्रॉम डेंजर और ट्रबल, कोई परेशानी या संकट से इल्यूड करना यानी कि बच निकलना। द क्रिमिनल मैनेज टू इल्यूड द पुलिस, क्रिमिनल ने पुलिस से बच निकलने का तरीका देखा, यानी कि और वो बच के भाग भी गया। तो इल्यूड मीन्स होता है बच निकलना। एस्केप, इवेड, डॉग, डॉज, DODGE, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बच निकलना, भागना इसका मतलब होता है। तो इसको डॉग भाग गया, तो इस टाइप से इसको मैं याद रखे था, आप भी याद कर लीजिए, कोई बात नहीं। अपोजिट, कन्फ्रंट, सामना करना, फेस, सामना करना, कन्फ्रंट और फेस दोनों भी सिनोनिम है। आप भागने के लिए या फिर आप पुलिस से भाग कर निकल जाएंगे या फिर उनका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मीट, मिलना, तो ये अपोजिट हो गए, आपको समझ में सिंपल है, आ भी गए होंगे, ठीक है। सो ये था नंबर 10। सो इधर हुए हमारे वर्ड सीरीज खत्म। आगे देखते हैं क्या है, आगे है फ्रेजल वर्ब्स, ये भी इम्पोर्टेंट है याद की। ब्रेक फोर्थ, ब्रेक फोर्थ इस सेंस में यूज होता है कुछ चीज अचानक से आपके सामने आ जाए, अचानक उजागर हो जाना, टू कम टू व्यू, कुछ चीज अचानक से एकाएक करके आपके सामने आ गई। चाउस माइट ब्रेक थ्रू, सॉरी ब्रेक थ्रू नहीं, ब्रेक फोर्थ। ब्रेक थ्रू का मतलब अलग होता है, वो आप लोग कमेंट करेंगे, ब्रेक थ्रू आपने सुना होगा। चाउस माइट ब्रेक फोर्थ इफ द पुलिस फेल टू कंट्रोल द सिचुएशन, यदि पुलिस इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में असफल होती है तो चाउस, चारों तरफ चाउस फैल सकती है, यानी कि अचानक से हंगामा टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से याद रखेंगे, ब्रेक फोर्थ यानी कि अचानक से प्रकट हो जाना, कुछ चीज अचानक से घटित हो जाना, ब्रेक फोर्थ याद रहेगा। नंबर 2 इज ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है खलल डालना, यानी कि किसी को इंटरप्ट करना, किसी सिचुएशन में या किसी डिस्कशन चल रहा है तो ब्रेक इन ऑन करना यानी कि उसमें बाधा डालना, एक टाइप से बीच में इंटरप्ट करना, ठीक है। कन्वर्सेशन बिटवीन शिव एंड सोना वाज गोइंग ऑन व्हेन राहुल ब्रोक इन ऑन इट, यानी कि जब राहुल ने इंटरप्ट किया उस टाइम शिव एंड सोना का कन्वर्सेशन चल रहा था। ओके, सो दिस इज नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 इज ब्रेक इनटू हाउस। ये मैंने एक पहले भी पढ़ाया है, बताया है पहले वाले लेक्चर में, आप लोग देखते हो अगर तो, उम्मीद है देखते होंगे। इसका मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश कर जाना घर में, जैसे कोई चोर घर में ब्रेक इनटू कर गया, घर में घुस गया रात को चुपके चुपके। नंबर 4 इज ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ सहसा रुक जाना, टू स्टॉप सडनली, टू एंड अ रिलेशनशिप। और ब्रेक ऑफ यानी कि कुछ चीज़ का टूटना, इसमें भी यूज होता है, जैसे आप एक चॉकलेट है उसको ब्रेक ऑफ कर रहे हैं, ऐसे एक चॉकलेट टूट गई, हाँ वाह मैं अच्छी चॉकलेट बनाता हूँ, या ये चॉकलेट ब्रेक ऑफ कर गई यानी कि चॉकलेट तोड़ दी, ठीक है।
सहसा रुक जाना यानी कि स्टॉप सडनली इस सेंस में अभी। एंड अ रिलेशनशिप, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज लेक्चर स्टडी, भाई कल पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुक गया। जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, मैं अचानक से कुछ हो जाए और रुक जाऊँ तो वो होगा ब्रेक ऑफ, यानी कि मैंने बीच में ही बंद कर दिया अचानक से, वो होता है ब्रेक ऑफ करना। एंड इस सेंस नंबर 5 इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जैसे कोरोना हुआ था, ब्रेकआउट याद होगा। टू स्टार्ट सडनली, कुछ चीज़ अचानक से हो जाना। डिसीज या फिर वॉर, यूक्रेन में वॉर हुआ था जैसे, तो वॉर ब्रेकआउट, पैंडेमिक ब्रेकआउट इस टाइप से यूज करते हैं, कुछ चीज़ अचानक से हो जाना, अचानक से फैल जाना, ठीक है। तो ये भी याद हो गया होगा। फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हुई इधर। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे। तो फर्स्ट इज एडवांस फोर, एक कट गया सॉरी, इधर फूल लिखा है, ओके याद रहेगा। मीनिंग क्या है? टू बी अहेड ऑफ वंस एज और एक्सपीरियंस, अपनी उम्र से अधिक सक्षम होना। जैसे कोई 5 साल का बच्चा है एंड वो मतलब बहुत, कोई मान लीजिए कि 3rd 4th क्लास में पढ़ रहा है एंड वह 10th क्लास की मैथ को सॉल्व करे, तो भाई उसके लिए भाई यूज करेंगे ही इज एडवांस फॉर हिज ईयर्स, फॉर हिज एज, यानी कि भाई अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा एडवांस है। ही इज एडवांस फॉर हिज एज, यानी कि भाई अपनी उम्र से एडवांस है, यानी कि भाई मतलब जितनी उसकी उम्र है उससे ज़्यादा उसमें क्षमता है, तो इस सेंस में यूज होता है एडवांस फॉर, ओके याद रहेगा। एंड सेकेंड इज एडवांस बाई, टू मूव और चेंज बाई अ सर्टेन अमाउंट, कुछ दिनों द्वारा बदला होना। तो जैसे कुछ होता नहीं है, जैसे एक मैच था आज, इसके लिए 2 दिन रिजर्व रखे गए थे, तो आज और कल बारिश हुई तो इस मैच को पोस्टपोन कर दिया गया तीसरे दिन के लिए, ठीक है। तो सेम एक किया गया, अगर कुछ कारण से ये मैच इस दिन था एंड एक दिन पहले हो तो इसको बोलेंगे कि दिस मैच इज एडवांस्ड बाई 1 और 2 डेज, की जिसको बाद में होना था भाई, मतलब इतने अपने फिक्स समय से कुछ चीज़ पहले हो रहा हो तो उसके लिए बाय यूज करते हैं एडवांस बाई। द बजट ऑफ बीरू हैज बीन एडवांस बाई डेज, कुछ दिन से बीरू की जो बजट होने वाली थी उसको कुछ दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। एडवांस फोर यानी कि अपनी उम्र से ज़्यादा सक्षम होना, एंड एडवांस बाई कुछ दिन पहले किसी इवेंट का हैपन होना, ठीक है। एंड अवॉइड बाई नियमों का पालन करना, ये तो सिंपल है। ये बाइंड से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, बाइंड है यानी कि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो अवॉइड बाई उसी सेंस में यूज होगा, नियमों का पालन करना, ठीक है। फोर्थ एक्यूट ऑफ, मैंने बीच में बताया था आपको याद हो तो, एक्यूट ऑफ अपराध होना यानी कि किसी चीज़ का दोषी होना। ही वाज एक्यूट ऑफ थेफ्ट एंड कन्विक्टेड, उसको चोरी मतलब चोरी का दोष लगाया गया, उस पर आरोप लगाया गया, ठीक है। एंड चार्ज विथ क्राइम, तो ये तो सेम मीनिंग है कि किसी के ऊपर कुछ चीज़ का दोष लगाया जा रहा है, उसके लिए बाय यूज करेंगे एक्यूज ऑफ, कोई किसी चीज़ का दोषी है। एंड नंबर 5 इज एक्यूट ऑफ, ये भी अपन ने कई बार पढ़ रखा है, इसका मतलब होता है अपराध से मुक्त करना। ही वॉज एक्यूटेड ऑफ द क्राइम, उसको अपराध जो उसने किया था उससे मुक्त किया गया, उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये थे सिंपल। एंड लास्ट नहीं है ये, यूजफुल वर्ड्स फॉर क्लोज टेस्ट। आज क्लोज टेस्ट मैंने सही लिखा है, देख लीजिए। तो फर्स्ट इज अपोजिट, ये अपोजिट नहीं है, ये ए से शुरू होता है एंड ए ओ से, तो अपोजिट का तो आपको मतलब पता है, कॉन्ट्री होना, रिवर्स होना। से रिवर्स शॉट नहीं मारते प्लेयर्स, इस साइड से साइड बॉल को खेलने हैं तो उसके लिए यूज करते हैं रिवर्स, या रिवर्स स्विंग होती है बॉल क्रिकेट में, याद होगा आपको। कॉन्ट्री मीन्स अपोजिट होता ही है, अपोजिट तो पता ही मतलब उल्टा होना या विपरीत होना। आंसर्स आर गिवन टू द अपोजिट पेज, जो आंसर हैं वो अब पिछले साइड दिए गए हैं। एंड दिस इज अपोजिट, तो अपोजिट का अपोजिट मतलब होता है अपोजिट का, समझिए अपोजिट कुछ चीज विपरीत है, एंड अपोजिट है वह सूटेबल है, यानी कि अपोजिट का अपोजिट का ए वाला अपोजिट, ठीक है, समझ में आया। सूटेबल है तो वह होगा अपोजिट, एंड कुछ चीज विपरीत है वह होगा अपोजिट। कुछ चीज रिलेवेंट है, यानी कि जैसे बोलते नहीं है कि ये मॉक टेस्ट लगाना रिलेवेंट है एग्जाम के लिए, तो उस सेंस में ये होता है बाय यूज रिलेवेंट। एंड अपोजिट कुछ चीज उचित है या रिलेवेंट है, उस सेंस में यूज करते हैं अपोजिट का। हर रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली अपोजिट टू प्रेजेंट डिस्कशन, यानी कि जो डिस्कशन चल रहा है उसमें जो उसने रिमार्क दिए भाई बहुत उचित हैं, ठीक है। तो इस टाइप से याद रखेंगे। एंड लास्ट स्लाइड, यूजफुल वर्ड्स फॉर क्लोज टेस्ट की, एंड दिस इज अफेक्ट एंड इफेक्ट।
ये तो मैं अच्छे से बता दूंगा। अफेक्ट का मतलब होता है, चलो सेंटेंस से देखते हैं, योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन, यानी कि जो तुम्हारा ओपिनियन है उससे मेरा डिसीजन, मेरा जो निर्णय होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो इधर ये वर्ब की तरह यूज हुआ है। एंड इफेक्ट द रिजल्ट शो अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट, तो इधर इफेक्ट नाउन की तरह यूज हुआ है। तो इधर अफेक्ट पढ़ना, यानी कि अफेक्ट यूज होता है, इफेक्ट पड़ रहा है। एंड इफेक्ट सिंपल एक नाउन है। देखिए अफेक्ट, कोई चीज किसी को अफेक्ट करती है, ठीक है, किसी ने किसी चीज को अफेक्ट किया, जैसे कि रेन अफेक्टेड द क्रॉप, ठीक है, तो ये इस सेंस में होता है अफेक्ट। एंड इफेक्ट, तो जो प्रभाव पड़ता है उसके लिए यूज होता है इफेक्ट। ये तो प्रभाव डालना हुआ, रेन अफेक्टेड द क्रॉप, यानी कि रेन ने क्रॉप पर प्रभाव डाला। एंड जो प्रभाव डाला उसके लिए यूज होता है इफेक्ट, यानी कि जैसे इधर यूज हुआ है कि सिग्निफिकेंट, जो रिजल्ट शो करते हैं बाय एक टाइप से सिग्निफिकेंट इफेक्ट को शो करते हैं। तो इफेक्ट इधर नाउन की तरह, तो ये नाउन के लिए यूज होता है इफेक्ट, ठीक है, समझ गए होंगे। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना, एंड इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव सिर्फ, ठीक है। तो ये हुआ प्रभाव इफेक्ट, एंड अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना। तो उम्मीद है आज की जो सारी बुकें आपको अच्छे से समझ आई होगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए इस बुक ऐप सीरीज के। धीरे धीरे आप सारे लेक्चर भी कर लेंगे, एंड को पहले से खुद चेंज लग रहा होगा, खुद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया होगा, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। सो चलते हैं, टाटा एवरीवन, बाय बाय नीचे करता हूँ मैं, टाटा करता हूँ ठीक है, तो चलते हैं, टाटा, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, एंड अच्छा स्कोर करिए नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में। एंड इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए।